पुलिस स्मृति दिवस पर शिमला रिपोर्टिंग रूम के बाहर डीजीपी समेत आम जनता ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शिमला पुलिस ने कैंडल लाइट कार्यक्रम का आयोजन किया। राजधानी शिमला में बुधवार शाम मॉल रोड स्थित पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला पुलिस ने कैंडल लाइट कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में डीजीपी संजय कुंडू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शहीदों की याद में कैंडल जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, महापौर, उप महापौर, सिंह सभा व स्थानीय लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि शहीदों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन साल भर शहीद हुए जवानों को याद किया जाता है, उनका नाम पढ़ा जाता है और उन्हें नमन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि इस बार हिमाचल के जवान का नाम नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब शांति बनती जा रही है। पहले जहां हजारों के हिसाब से शहीद होते थे, अब 200 से 300 शहीद ही होते हैं। उनका कहना था कि किसी भी देश के लिए अमन और शांति जरूरी है। डीजीपी ने कहा कि शिमला में एसपी शिमला द्वारा इस तरह का कार्यक्रम पहली बार करवाया गया है और जिसमें लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए आज 31 अक्टूबर का दिन है। इसको हम पुलिस स्मृति दिन बनाते हैं या पुलिस कमेमोरेशन डे। इसी दिन बहुत साल पहले एक सीआरपीएफ की टुकड़ी, एक हॉट स्प्रिंग्स हैं लद्दाख में, वो वहाँ अपने पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, तो चीन की सेना ने आके उनको एम्बुश करके मारा था। उनकी याद में और हर साल जो पुलिसकर्मी अपनी जान देते हैं देश के लिए, उनकी याद में हम 21 अक्टूबर को इसमें स्मृति दिवस मनाते हैं। तो आज सुबह हमारे जो बराड़ी ग्राउंड में उसमें परेड हुई थी, पूरी जो शोक परेड होती है उसको वो हुई थी। उसमें इस साल में पिछले एक साल के दौरान जितने भी देश के पुलिसकर्मी देश के वतन के लिए शहीद हुए थे उनका नाम पढ़ा जाता है, उनके नाम पे फूल अर्पित किए जाते हैं और रीत ले किया जाता है। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि एसपी शिमला ने शाम को भी फंक्शन किया। वो हमारा लिमिटेड फंक्शन होता है क्योंकि विद इन पुलिस होता है। और आज सुबह प्रधानमंत्री जी भी जो पुलिस हमारा जो स्मृति स्थल है वो चाणक्यपुरी पे मोड़ पे है, वहाँ गए थे, वहाँ उन्होंने किया। लेकिन ये मैं एसपी शिमला को बधाई देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने रिपोर्टिंग रूम में रिच पे माल पे फंक्शन करके इस फंक्शन में जनता को भी जोड़ा और पत्रकार लोगों को भी जोड़ा, साथ ही साथ गुरुद्वारा सिंह सभा को भी जोड़ा और उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये मेरी याद में ये पहली बार ऐसा है कि शाम को यहाँ फंक्शन किया गया जिसमें जनता भी जुड़ी, मेयर साहब भी आए, डिप्टी मेयर साहब भी आए, बाकी शहर के गणमान्य व्यक्तिगण आए, हमारे भी सीनियर अधिकारीगण हैं, कुछ वर्दी में है, कुछ सिविल में है। और कुल मिला के मैं अपनी तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस 21 अक्टूबर के दिन को इतना मान दिया और आप लोगों ने भी पुष्प अर्पित किए हमारे जो पूरे देश के जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर। एक मैं बात बताना चाहता हूं, ये कई सालों से मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि हाल ही के कुछ सालों में जो कानून व्यवस्था और जो आंतरिक सुरक्षा स्थिति है देश में वो बेहतर हुई है। क्योंकि जब पहले हम पढ़ते थे ये 1000 से ज्यादा की लिस्ट होती थी और कई साल तो 1200-1300 की लिस्ट होती थी। आज ये 200-300 के अंदर सिमट के हो गई है। इसका मतलब कि देश में जो शांति का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वायलेंस कम हो रही है, टेररिज्म कम हो रही है, नक्सलिज्म कम हो रही है। ये बड़ा अच्छा संदेश है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया है। छात्रों की मांगों को लेकर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों के समर्थन में वीसी से मिले।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर हो रहे प्रवेश को लेकर लंबे समय से छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। छात्र संगठनों के प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मांग यही की जा रही है कि पीजी की प्रवेश परीक्षाएं करवाई जाएं और मेरिट के आधार पर प्रवेश न करे जाएं। इसी कड़ी में आज एनएसयूआई के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये छात्र हितों का मुद्दा है, राजनीति का नहीं। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और भविष्य में भी उठाएंगे। इस दौरान वे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार से भी मिले और छात्रों की मांगों को उनके समक्ष रखा। कुलपति ने आश्वासन दिया कि जल्द समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। एसएफआई भी पिछले कई दिनों से प्रवेश परीक्षाओं को न करवाए जाने को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है। आज भी पिंक पेटल पर उन्होंने धरना दिया। लगातार यही मांग की जा रही है कि पीजी की प्रवेश परीक्षा करवाई जाए। साथ ही विश्वविद्यालय को चेताया है कि यदि छात्रों की मांगों को नहीं माना गया तो ऐसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। होगी छह दो आदमी जाएंगे जी। ठहरो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी मुर्दाबाद। सभी सब्जेक्ट के एंट्रेंस टेस्ट करवाने होंगे, सभी सब्जेक्ट के एंट्रेंस टेस्ट करवाने होंगे। सड़कों पर जो अगला कौन सकेगा उनको, सड़कों पर जो अगला कौन सकेगा उनको, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा नाम गौरव नाथन, एसएफआई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्रेटरी। हम जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी लंबे समय से जो है वो एंट्रांस को लेकर जो एक मांग कर रही है। अब हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो है वो डे टू डे हम एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो प्रशासन इस छात्र आंदोलन के चलते कुछ दबाव में आया है। लेकिन अभी भी ये मात्र सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट के जो है वो एंट्रांस करवा रहा है, वो एक लॉ और दूसरा H2 मैट MBA, और इसके अलावा जो है वो एंट्रांस नहीं करवा रहा। हम देख रहे हैं कि जो लॉ में है उसमें जो है 750 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और जो MBA है उसमें 1750 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर हम यहाँ से एक सीधा इनसे सवाल भी करना चाहते हैं, यदि आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले अगर एग्ज़ाम करवा सकते हैं या बीएड के 17,000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करवा सकते हैं, तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें तो कैंडिडेट ही बहुत कम है। हमारी यहाँ से सीधी एक डिमांड है कि आप जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम एंट्रांस टेस्ट भरे हैं, उन तमाम लोगों के एंट्रांस टेस्ट करवाइए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है। आज भी जो है बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो 3 दिन एक जो टीचर है वो 3 दिन एक कॉलेज में पढ़ाता है और 3 दिन दूसरे में। अगर उन स्टूडेंट्स को आप अगर मेरिट के बिहाफ पे अगर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो स्टूडेंट कहीं स्टैंड कर पाएंगे। हम यहाँ से सीधी जो है वो बार बार एक चीज कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। और सबसे पहले भी हमने कहा था कि मेरिट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन की लाइन है वो इक्वल होनी चाहिए। तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो इक्वल जो प्लेटफॉर्म देना होगा। और यहाँ अगर ये अथॉरिटी है, अगर इसको जितने भी हमारे सब्जेक्ट के एंट्रांस हैं अगर नहीं करवाती है तो हमारे एजुकेशन यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये लगातार जो है वो डे बाय डे लगातार बढ़ता जाएगा। एसपी शिमला मोहित चावला वीरवार को अचानक रामपुर शहर पहुंचे और थाना चौकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए पुलिस विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कोविड नियमों की अनुपालना करने के निर्देश दिए।
एसपी शिमला मोहित चावला वीरवार को अचानक रामपुर बुशहर पहुंचे और थाना चौकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए पुलिस विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कोविड नियमों की अनुपालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी लड़ाई अभी लंबी है। जब तक कोई दवाई नहीं है तब तक लोगों को सावधानियां बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान और खासकर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। पुलिस ने नारा दिया है सिटीजन फर्स्ट, जिसके तहत यदि पुलिस को कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसकी मॉनिटरिंग के लिए वे रामपुर पहुंचे थे। उन्होंने रामपुर बाजार का भी दौरा किया और देखा कि लोग कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का कितना पालन कर रहे हैं। लोग मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, जिस पर पुलिस अधिकारियों को सख्ती से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में पुलिस के साथ जुड़ने और जहां कहीं पर भी नशे का कारोबार हो रहा उसकी गुप्त सूचना पुलिस के साथ साझा करने की अपील की है, ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाया जा सके। शिमला पुलिस ने एक नारा दिया है सिटीजन फर्स्ट, नागरिक सबसे पहले। हम उसी को मद्देनजर रखते हुए, अपनी कोर वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए हम उसी पे कार्यरत हैं। किसी भी थाना चौकी या कहीं पे भी शिकायत कक्ष में अगर हमारे कंप्लेनेंट को बार बार आना पड़े तो उसमें हम अपने भी जो स्टाफ है उनको हमने स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी है। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हेडक्वार्टर पे। उसी को मॉनिटर करने के लिए आज मैं आया। हाल फिलहाल में रामपुर थाने को हमें थोड़े दिनों के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि कोविड से हमारे जवान जूझे। हम आपको उम्मीद और आपको एश्योर करते हैं कि कोविड में जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, एक शील्ड का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सारे मानते हैं, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सैनिटाइजेशन स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, कोविड और सिटीजन्स के बीच में है तो ये लोग हैं। और आपको सेवाएं कहीं हैम्पर ना हो उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं और बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। जहाँ तक अपराध की स्थिति है, रामपुर बहुत एक देवभूमि का एक देवप्रिय क्षेत्र है और ऐसा कुछ हीनियस क्राइम्स यहाँ नहीं होते। बट फिर भी जो हमारा जीरो टॉलरेंस है नशे के खिलाफ, मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ पे टीम बहुत एग्रेसिव है, दिल से काम कर रही हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। हाल फिलहाल में हमें काफ़ी इनपुट्स, ठियोग सब डिवीजन बोलिए या फिर हमारी रोडू सब डिवीजन, हमें काफ़ी लोगों ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दिया और हम इसमें डिटेक्शन में भी कामयाब रहे हैं। तो आप भी काइंडली हमें थोड़ा इनपुट दीजिए। हमारी टीम्स तो इसमें काम कर ही रही हैं, लेकिन एक जब पब्लिक का सहयोग मिलेगा तो हम नशे को यहाँ से बाहर निकालने में सफल रहेंगे। महिलाओं की तरफ जो अपराध या महिलाओं के अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है उसके लिए भी शिमला पुलिस की, रामपुर पुलिस की जीरो टॉलरेंस है। हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के डीएसपी साहब को। हमने अभी 3 दिन पहले एक स्कीम लॉन्च की थी, जागृति। हम जागरूक करना चाहते हैं यहाँ की हर एक लड़की को, हर एक महिला को, हमारी रूरल वुमेन को, जो गांव की, जो पिछड़े क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास रहेगा। जो पुलिस की उनके लीगल राइट्स हैं या फिर जो हमारे सरकार, जो भारत सरकार या हमारी राज्य सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हैं उनके बारे में उनको जागरूक करेंगे। और अगर मैं अपने रामपुर के दौरे पे हूँ तो अगर रामपुर सब डिवीजन की सेंट्रिक की बात करें, थोड़ा ट्रैफिक इश्यूज हैं, थोड़े व्यापारी भाइयों के इश्यूज हैं, स्कूल बंद हैं, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स के भी इश्यूज रहते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में आज नए उपायुक्त रोहित जम्वाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उपायुक्त बिलासपुर ने पत्रकार आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े जो बंधुगण हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आए और मुझे जो है अपने आप से और यहाँ की जनता से रूबरू होने का मौका दिया आप सभी ने। बिलासपुर एक ऐतिहासिक स्थान है। इसका जिक्र जो है इतिहास में लगभग 7वीं शताब्दी से ही, जब इसका नाम कहलूर इनिशियली रखा गया, तब से इसके बारे में वर्णन है इस जगह का। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस जगह मुझे अपनी सेवाएं प्रदान करने का सरकार की तरफ से जो है मौका मिला। तो आप सभी का सहयोग जो है इसमें अपेक्षित रहेगा और हम जो है एक टीम की तरह आगे बढ़ें और क्षेत्र का विकास जो है मिलके कर सकें। इसमें मुझे आपका भी और समस्त जनता का सहयोग चाहिए होगा।
मेरी प्राथमिकताओं में यहाँ पे कई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे 4 लेन भानुपल्ली रेलवे लाइन, एम्स का है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इनके कामों में गति प्रदान करी जाए, वो मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी, कोशिश रहेगी। इसके अलावा प्रदेश और जो हैं केंद्र सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनका भी जो है मैं बारीकी से अध्ययन करके और उसके माध्यम से जो है उन स्कीमों के माध्यम से, कल्याणकारी स्कीमों का पूरा जनता को लाभ मिले, ये भी मेरी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। और उसमें जो है जनता के लिए जो है एक लिंक के रूप में आप मुझे सहयोग दें, ये मेरी आपसे कामना रहेगी। बाकी अब अनलॉक 5 की प्रक्रिया से हम कोविड का जो ये महामारी है, इससे हम जो है सारा विश्व भी जूझ रहा है, और धीरे धीरे थोड़ी सी इसमें ये महसूस किया गया है कि लैक्सिटी थोड़ी सी जनता के स्तर पे आई है। तो मैं ये नहीं कहता कि इससे डरना चाहिए, पर इससे हमें लड़ना है और मिलके दूर भगाना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी खुल गई हैं, थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो है बेरोजगारी भी कुछ लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं, सृजित किए जाएं, ये भी प्रदेश सरकार की हमें डायरेक्शन है। और कुछ मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना और अन्य केंद्र की योजनाएं भी इसी डायरेक्शन में जो है उनका ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं। तो अभी इसमें भी प्राथमिकता में कार्य किया जाएगा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जो हैं युवाओं को प्रदान किए जा सकें। तो आपका सहयोग मैं अपेक्षित करता हूं। धन्यवाद। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत काठा में स्थित हिमालयन कम्युनिकेशन टेलीफोन वायर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बाहर रखे वायर के रोल्स को अपनी चपेट में ले लिया। पहले तो फैक्ट्री के कर्मियों द्वारा खुद ही आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू न होता देख फैक्ट्री मैनेजमेंट द्वारा दमकल विभाग बद्दी को सूचित किया गया। दमकल विभाग बद्दी की एक गाड़ी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके चलते वर्धमान फैक्ट्री से एक और गाड़ी आग बुझाने के लिए मंगवाई गई। फायर की 2 गाड़ियों ने करीब पौने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने के कारण फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल दमकल विभाग के अधिकारी आग के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत काठा में स्थित हिमालयन कम्युनिकेशन टेलीफोन वायर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बाहर रखे वायर के रोल्स को अपनी चपेट में ले लिया। पहले तो फैक्ट्री के कर्मियों द्वारा ये 3:25 पे हमें सूचना मिली इसकी कि हिमालयन कम्युनिकेशन कंपनी जो एक वायर बनाती है, तारे बनाती है काठा के अंदर, गांव काठा में। और जैसे हमें सूचना मिली तो हमारी पूरी दमकल टुकड़ी जो है 2 अपनी फायर टेंडर लेके घटनास्थल पर पहुंच गई, और साथ में वर्धमान जो फायर ब्रिगेड है वो भी हमारे साथ काम किया और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। इसमें कोई 15 लाख का नुकसान हुआ है। जो बने हुए तारों के रोल थे जो बाहर ग्राउंड में रखे थे उन्होंने, और चारों तरफ को उसके कूड़े का वो था, ढेर था, और उस कूड़े में आग लगी, और उस कूड़े से आग जो है इन तारों में लगी। तो सर आग लगने का कारण अज्ञात है। अब कैसे लगी आग, इसका कोई भी अभी तक आंकलन किया जा रहा है, कोई मालूम नहीं है कि आग कैसे लगी। सर जो यहाँ पे फायर सिस्टम लगाया गया है सर, वो भी अवैध रूप से लगाया गया है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं, फायर सिस्टम है इनका, पर जब एक्चुअली ऐसा होता है कि जब कोई घटना होती है तो फायर सिस्टम इन लोगों को अच्छे से ऑपरेट करना नहीं आता है। ऐसे इन्होंने भी अपनी पाइपें लगाई थी पानी की, पर थोड़ा रह गया, भाव उतने में हम पहुंच गए। सर जो मौके पे प्लास्टिक की पाइपें लगी हुई हैं जहाँ पे फायर हाइड्रेंट के साथ जोड़ने के लिए, सर उसके ऊपर प्लास्टिक की पाइपें अंदर से इन्होंने लाई थी, जो हॉज रील्स वगैरह इनके, उनको ये साथ लेके आए थे और पानी डाल रहे थे आग पे, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। पूरी फैक्ट्री को बचा लिया गया है, और सिर्फ बाहर जो तारों के रोल थे उनमें ही आग लगी है। हमारी दमकल टुकड़ी ने बहुत ही कम समय में जो ये कार्य किया है। सर कितनी संपत्ति को बचाई गई? संपत्ति तो बचाई गई, संपत्ति कोई 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में इसका आकलन किया जा रहा है, और ऐसे 15 लाख के लगभग ये नुकसान हुआ है सर।
कोरोना के चलते लगभग 7 महीने बंद रहे शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर हॉलिडे स्पेशल ट्रेन चल पड़ी है। 7 डिब्बों की ट्रेन पहले दिन शिमला खाली ही पहुंची। कोरोना के चलते लगभग 7 महीने तक बंद रही कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर एक बार फिर ट्रेन दौड़ पड़ी है। पहले दिन शिमला में 7 डिब्बों की ट्रेन खाली ही पहुंची। हालांकि 3 लोगों ने बुकिंग तो करवाई थी, लेकिन ट्रेन में कोई नहीं बैठा। ट्रेन हिमाचल के बॉर्डर खुलने के बाद भारी संख्या में सैलानियों की बढ़ती आमद व त्योहारों को देखते हुए शुरू की गई है। कालका से शिमला के लिए दोपहर 12:10 से हॉलिडे ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन शाम 5:20 पर शिमला पहुंची। शिमला से कालका ट्रेन दूसरे दिन सुबह 10:40 से चलेगी। ये ट्रेन शाम 4:10 पर कालका पहुंचेगी। त्योहारों के मद्देनजर ये ट्रेन 30 नवंबर तक चलाई जा रही है, जो ट्रेन 41 चक्कर लगाएगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ट्रेन को सैनिटाइज किया जाएगा। पहले ट्रेन को रिजर्वेशन करवानी होगी, तभी यात्रियों को प्रवेश मिलेगा। कोरोना की एसओपी व प्रोटोकॉल के तहत ट्रेन को रिजर्वेशन के साथ चलाया जाएगा। यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलने से आधा घंटे पहले पहुंचना होगा। फिलहाल एक ट्रेन कालका से शिमला में, दूसरी शिमला से कालका एक ही चक्कर लगाएगी। उन्होंने बताया कि कल यानी वीरवार सुबह 10:40 वाली ट्रेन में 4 शिमला से व कालका से 5 आने वाले यात्रियों की बुकिंग अभी तक आई है, लेकिन आने वाले दिनों में बुकिंग बढ़ रही है। और गाड़ी कल जब यहाँ से चलेगी तो पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करके ही लगाया जाएगा। जिन लोगों की इसमें बोर्डिंग होगी उनको पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उनकी सैनिटाइज होने के बाद ही वो प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे और उनके साथ किसी भी और व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा। जिन लोगों की बुकिंग होगी वही लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाएंगे। हाफ एन आवर पहले उनको यहाँ पहुंचना होगा और फिर वो अपनी अपनी सीट पर जाके बैठेंगे। सर कितनी ट्रेनें? देखिए वहाँ से आज ये गाड़ी 12:10 पे चली थी, तो अभी आपके सामने पहुंच चुकी है। यहाँ से कल सुबह इसका 10:40 पे प्रस्थान होगा। ये वहाँ पे 4:10 पे कालका पहुंचेगी। इस गाड़ी में 2 फर्स्ट क्लास, 3 चेयर कार और 2 जनरल रिजर्व कोचेज लगाए गए हैं। टोटल 7/14 का इसका लोड है। 7 कोचेज इसमें लगे हुए हैं। सर बुकिंग का कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छा इसमें जो रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि सीजन में पहले भी हमारे पास इन अक्टूबर के दौरान हमें काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलता था। तो यह कि आज गाड़ी की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे लोगों को जैसे पता लगेगा, हमें उम्मीद है कि इसमें हमें बहुत अच्छा ट्रैफिक। कितनी देखिए जो मंडल कार्यालय से जो आदेश आए हैं वो एक ही गाड़ी पे आए हैं और ये भी फेस्टिवल ट्रेन है। फेस्टिवल की वजह से चलाएगी, तो हमारा आने वाले फेस्टिवल से उनके उपलक्ष्य में चलाई जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ननखड़ी ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और शिक्षा मंत्री को मांग पत्र सौंपा। छात्रों ने महाविश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ननखड़ी ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और शिक्षा मंत्री को ननखड़ी की समस्याओं बारे में ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के अध्यक्ष सचिन सप्टा, छात्र प्रमुख पूजा ठाकुर और सचिव मनोज और उनके साथ सभी छात्राओं ने सरकार से मांग की है कि राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य तेजी से किया जाए, ताकि भवन आगामी वर्ष के लिए बनकर तैयार हो सके। भवन का कार्य 1 साल से बंद पड़ा है। ये कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ननखड़ी तक की सड़क पक्की करने की भी मांग छात्रों ने की है, ताकि विद्यार्थियों और आम जनता को धूल से निजात मिल सके। और साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बस भी लगाने की मांग की गई है, ताकि दूर दराज क्षेत्र के लोग टूटू, खदराला, बागी से आने वाले विद्यार्थी समय पर महाविद्यालय पहुंच सके। मुख्य मांग विद्यालय में स्टाफ की कमी है, उसे भी पूरा करने की मांग की गई है। एप्पल न्यूज के लिए ननखड़ी से रामगोपाल की रिपोर्ट। हम लोगों ने नायब तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को सौंपा है। हमारी ननखड़ी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और वो ज्ञापन में हमने यह ऐड किया है कि उसमें जो हमारा महाविद्यालय नए महाविद्यालय भवन के ऊपर है और जिसका कार्य जल्द से जल्द किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याएं ना झेलनी पड़े। और इसमें हमने और अध्यापक के जो पद रिक्त पड़े हैं और प्रिंसिपल सर के जो पद ननखड़ी में रिक्त पड़े हैं उनको भरने की अपील की है। और ननखड़ी महाविद्यालय में लाइब्रेरी और विभिन्न समस्याएं हैं जिनको लेकर हमने आज मांगे रखी है, ताकि सरकार हमारा कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करे। और ननखड़ी क्षेत्र के रोड की समस्याओं को लेकर भी हमने आज इसमें
समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है और हमने यह मांग की है उसका कार्य जल्द से जल्द हो। और इसका टेंडर 1 महीने पहले आ चुका है और उसका कार्य जल्द से जल्द क्यों नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आप इस कार्यों को जल्द से जल्द करें ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को और जो यहाँ पे पढ़ रहे विद्यार्थी है उनको समस्याएं ना झेलनी पड़े और ताकि हम लोगों का जीवन भी सही। यहाँ की जो ननखड़ी की न सड़क है यहाँ पर ये जो यहाँ पर सड़क है यहाँ का मतलब हो चुका है ना, यहाँ का यह वाली सड़क का यहाँ पर न टेंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सरकार की ओर से लापरवाही जो है यहाँ पर ननखड़ी क्षेत्र में न देखने के लिए मिल रही है। मैं तो मतलब न मैं यहाँ से न सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से यहाँ पर लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर ननखड़ी में सड़क का कार्य ये पूर्ण रूप से यहाँ पर पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर जो मतलब सड़क का कार्य है सड़क का कार्य है या तो फिर इसके लिए ये न सरकार ही पूर्ण रूप से न जिम्मेवार है या फिर यहाँ के मतलब लोगों द्वारा यहाँ पर धांधली की गई है। धन्यवाद। संगीत के छात्र के अध्यापक आरिक पद एवं सड़क की समस्या और कॉलेज के बिल्डिंग निर्माण में आई रुकावट प्रमुख मुद्दे हैं। इसमें जैसे कि बिल्डिंग का जो निर्माण है वो बहुत समय से हम देख रहे हैं कि वो रुका हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है? हमें इससे कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे पहली बात तो स्टाफ की कमी है, दूसरी बात वहाँ पे जो छात्र है वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास वो सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो सड़क है उसकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में वहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी समस्याएं छात्रों को उत्पन्न होती है आने जाने में। और बहुत दूर दूर से आने वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए बसों की भी व्यवस्था नहीं है। इसी कारण से हमने ये ज्ञापन आज मुख्यमंत्री जी को दिया है। धन्यवाद। प्रदेश में भाजपा सरकार को 3 साल हो गए हैं। विपक्ष सरकार के कार्यकलापों से खुश नहीं है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार के कार्यकाल को असफल बताया है और जश्न के बजाय 5 उपलब्धियां बताने को कहा है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2.5 साल में सरकार विकास का एक भी काम नहीं कर पाई है। सरकार की प्रशासन पर पकड़ ही नहीं है, जिसका भुगतान प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अटल टनल सोनिया गांधी की सोची हुई योजना थी। जिस तरीके से टनल को राजनीति अखाड़ा बनाया गया है, भाजपा टनल के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है। सरकार के पास एक भी उपलब्धि गिनाने को नहीं है। मंडी में एयरपोर्ट का काम ठंडे बस्ती में चला गया है। इन्वेस्टर मीट में नतीजा रही, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल विश्वविद्यालय आज आरएसएस का अखाड़ा बन गया है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर अयोग्य लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्र भी आज उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनकी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के आगे उठाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय जाकर स्वयं कुलपति के समक्ष छात्रों की मांगे रखेंगे। और वर्तमान सरकार द्वारा केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसको पूरा करने का कार्य किया गया। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं था, मगर जिस तरीके से इस एक टनल को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई, ये इस चीज को दर्शाता है कि भाजपा सरकार के पास हिमाचल में आज कोई उपलब्धि नहीं है। आज वो केवल और केवल सारी की सारी अपनी उपलब्धि उस टनल के माध्यम से ही सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है। आज मैं खुले रूप से सरकार को ये चैलेंज हम देते हैं कि जिस तरीके से आपने होर्डिंग पूरे प्रदेश में अटल टनल के लगाए हुए हैं, 5 चीजों के
मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 बड़ी चीजें जो वर्तमान सरकार में जिसकी कल्पना की गई, जिसकी आधारशिला रखी गई, जिसका बजट वर्तमान सरकार में पिछले 2.5 साल में दिया गया और आज वो बनकर तैयार हो चुकी है, ऐसी 5 चीजों का आप पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाएं तो हम आपको मान जाएंगे। आज 2.5 साल इनके वर्तमान सरकार को हो चुके हैं। एक बड़ा कार्य इस सरकार ने पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में इनके पास कहने के लिए नहीं है। चाहे वो मंडी के एयरपोर्ट की बात हो, बड़ी बड़ी बातें की गई जब आपका पहला बजट था, उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई कि ये हमारा सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज एक ईंट उस एयरपोर्ट की अभी तक जो है वो मंडी के अंदर नहीं लग पाई। कोई एतराज नहीं है ये कहते हुए, मैं इंस्टीट्यूशन का सम्मान करता हूं, मगर आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक आरएसएस का अखाड़ा बनकर रह चुका है। आज वहां पे इनकॉम्पिटेंसी जो है वो आसमान छू रही है। आज वहां पे जो प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, जो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, वो केवल और केवल नाबा और आपके नागपुर के रिकमेंडेशन के ऊपर वहां पे जो है वो आपके प्रोफेसर्स की, आपके एसोसिएट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। और उसका जो भुगतान है, जो ये इनकॉम्पिटेंट प्रोफेसर्स है, जो अपने को इंटेलेक्चुअली बहुत वैज्ञानिक समझते हैं, अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, उनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से प्रदेश के युवाओं का भविष्य ये लोग जानबूझकर राजनीति के चलते जो है उसको अंधकार की ओर फेंक रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक जमाने में पूरे देश में और विश्व भर में भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का नाम था। आज उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, आज उसका जो एक स्तर जो हमारी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, आज वो कम होते होते आज वहां पर इनकॉम्पिटेंट लोग जो है वो शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी राजनीति से प्रेरित होकर मैं ये बातें नहीं कह रहा हूं। दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कि जब भी इस तरीके की रिक्रूटमेंट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, उसमें आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पीछे रखते हुए, इट इज ओनली द कॉम्पिटेंसी ऑफ द जो वहां पे आपके जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर वेरियस पोस्ट्स, दैट शुड बी डन ओनली एंड ओनली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट, जो पिछले बहुत समय से हो नहीं रहा है। और उसकी वजह से हमारे शिक्षा का स्तर जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर गिरना शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र की सड़क घुमारवी मोड़ सिंघी का सुधारीकरण का शिलान्यास किया, जो लगभग 458 करोड़ 51 लाख रुपए से बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही सदर विधानसभा क्षेत्र की सड़क जो कोठी से तरेड़ तक 5 करोड़ 25 लाख रुपए सड़क का सुधारीकरण का शिलान्यास भी किया। अनुराग का गर्मजोशी के साथ बिलासपुर की जनता ने इस दौरान स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी एक्ट के बाहर किसानों को अनाज बेचने और फसल बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आज कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा था या आज की कांग्रेस झूठी है। कांग्रेस की सरकारें झूठी है और किसानों को कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा गुमराह किया जाता रहा, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने हमेशा ही किसानों के हित में फैसले लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि एमएसपी प्रशासनिक प्रक्रिया है, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जितनी एमएसपी की खरीद होती थी, उतनी मोदी सरकार में किसानों को 75% ज्यादा गेहूं और 114% धान की खरीद हुई है और किसानों को मूल्य भी ज्यादा मिला है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर 2017 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में और 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी एक्ट के बाहर वो किसानों को अनाज बेचने की, अपनी फसल बेचने की सुविधाएं देगी। तो क्या आज कांग्रेस उसके विरोध में है? कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठा था या आज की कांग्रेस झूठी है, ये कांग्रेस को बताना है। दूसरा, जो कांग्रेस ये कहती है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एमएसपी पहले भी प्रशासनिक प्रक्रिया थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी।
जितना कांग्रेस के समय एमएसपी की खरीद होती थी उससे 73% ज़्यादा गेहूं की खरीद मोदी जी की सरकार के समय हुई और 114% धान की खरीद ज़्यादा हुई। खरीद भी ज़्यादा हुई और मूल्य भी ज़्यादा मिले। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो गेहूं के अलावा जो बाकी फसलें भी हैं उनका भी 32% से 73% दाम बढ़े हैं, तो मोदी जी की सरकार के समय बढ़े हैं। हमने किसानों को 95,000 करोड़ रुपया 2-2 हज़ार रुपये की किश्त उनके खाते में डालकर पीएम किसान योजना से दी है। और जब महामारी से दुनिया जूझ रही थी, लड़ रही थी, उस समय भी हमने किसानों को एमएसपी खरीद के लिए 75,000 करोड़ रुपये सीधा उनके खातों में जमा करवाया। ये मोदी सरकार ने दिया है। खरीद उस समय भी हुई, अगली फसल आने वाली उसकी खरीद भी होगी। यही नहीं भाई और बहनों, एक और हमने किया है कि एमएसपी के अलावा जो फसल के लिए लोग ज़मीन अपनी कॉन्ट्रैक्ट पर देते थे, ठेके पर देते थे, अब हमने कानून पास किया कि ज़मीन किसान की ही रहेगी। किसी भी हालत में जो ठेकेदार है उस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता, मालिकाना हक नहीं हो सकता। केवल फसल का ठेका होगा, ज़मीन का नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसने उस ज़मीन पर अपना ट्यूबवेल भी व्यापारी ने लगा लिया, ठेकेदार ने लगा लिया, अपनी भंडारण क्षमता भी बना ली, अपने सिंचाई की सुविधा भी बना ली, तो उसके बावजूद भी उसका मालिकाना हक नहीं बनेगा। जैसे ही किसान कहेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, सारे का सारा सामान उसको उठाना पड़ेगा। ठेकेदार को नहीं उठाता है तो वो सामान भी किसान का हो जाएगा। और फसल की कीमत बुआई के समय जो तय होती है वो किसान को एश्योरेंस हो जाएगी कि कम से कम इतनी कीमत तो मिलेगी। यानी कि किसान कीमत तय करके ही बिजाई करेगा, बुआई करेगा। और कटाई के समय अगर कीमत मार्केट में बढ़ जाती है तो बढ़ा हुआ दाम जो है उसका भी एक हिस्सा किसान को मिलेगा। ये पहले नहीं होता था। तो सारे का सारा बिल किसानों के हित में है। पूरे देश में केवल एक राज्य पंजाब है जहां के राजनीतिक दल 2022 के चुनाव को लेकर किसान को भड़का रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि वहां के राजनीतिक दल कांग्रेस समेत बाकी किसान को भड़काने में लगे हैं, 2022 के चुनाव को देखकर लगे हैं। और मोदी जी 2022 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग की मुस्तैदी से बिना बिल का सोना, चांदी व अन्य सामान पकड़ा गया। ये जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान सुरेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि विभाग के एक दल द्वारा उनके नेतृत्व में किन्नौर के विभिन्न स्थानों पर छापामारी व नाके के दौरान पंजाब से आए एक व्यक्ति से लगभग आधा किलो सोना व लगभग 4 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए गए, जो उस व्यक्ति द्वारा बिना बिल के लाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना बिल से लाए गए सोने व चांदी के इन आभूषणों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है और विभाग द्वारा उस व्यक्ति से कुल कर व जुर्माने के रूप में 1.5 लाख रुपए की राशि वसूली गई। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के मोबाइल के सहायक उपकरण आदि भी बिना बिल के पकड़े गए तथा इससे भी 30,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। इसके अतिरिक्त 12 एंट्री बिल भी वेरीफाई किए गए। उन्होंने बताया कि 50,000 व इससे अधिक मूल्य के सामान के लिए कारोबारी को ई बिल भरना अनिवार्य होता है। उन्होंने जिले के कारोबारियों से भी आग्रह किया कि वे उपभोक्ताओं को सामान खरीदने पर रसीद अवश्य दें। उन्होंने कहा कि ऐसे कारोबारी जो सामान खरीदने पर बिल नहीं दे रहे हैं, विभाग निकट भविष्य में उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। इस दौरान सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी पालूराम विमल, देव कुमार शर्मा व मोहन गोपाल भी दल के साथ थे। कल हम लोग चेकिंग पे थे अपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रोड चेकिंग में, तो हमें एक गाड़ी मिली जिसको रोड पे टापरी के पास चेक किया। तो उस गाड़ी में जो हमारे को मतलब आधा किलो के करीब जो सोना मिला और 2-4 किलो जो वो चांदी का बैग बनाया, जिसकी वैल्यू जो हमने एसेस किया तो 25 लाख के करीब आई है। उस पर हमने जो 3% GST लगा करके 3% रॉयल्टी लगा करके उसके ऊपर 1,50,000 रुपये के करीब जो होने के ऊपर टैक्स को पेनल्टी कलेक्ट की है। और साथ में ही कल जिसको भी हमने 30,000 के करीब पेनल्टी लगाई। तो ये जो हमारा रूटीन का काम था, रूटीन के काम में हमने ऐसे काम किए हैं। और बाकी जो भी हमारे और पोहू के डीलर हमने इनसे भी मैंने देखा तो कुछ लोग जो वो प्रॉपर बिलिंग नहीं कर रहे हैं,
तो रोड चेकिंग के दौरान ऐसा भी पाया गया कि ये लोग जो प्रॉपर बिलिंग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो अभी बैठ के ही बिल कर रहे हैं। तो इनको भी हम आपके माध्यम से मैं निर्देश देना चाहता हूँ कि ये लोग जो है वो प्रॉपर बिलिंग करें, नहीं तो इनको भी विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। चंडीगढ़ से आए हुए थे लोग और ये यही लाना चाहिए अपने रिकाउंट में यही बेचना चाह रहे थे। तो हमने जब बीच में देखा तो उनके पास एक बिल भी था, छोटा मोटा बिल भी था, परंतु वो जो है बिल आपको रामपुर तक का ही था, आगे तक का कोई बिल नहीं।